सीवी वर्ल्ड वाटर वीक 2019 में हार्पिक न्यूज 18 मिशन पानी का ग्लोबल लॉन्च हुआ। इसने स्टॉकहोम में वैज्ञानिक समुदाय, बिजनेस के दिग्गजों और सिविल सोसाइटी के बीच विचारों, अनुभवों और बेस्ट प्रैक्टिसेस का आदान प्रदान करने के लिए एक मंच भी दिया। स्टॉकहोम वाटर वीक दुनिया में जल प्रदूषण के संरक्षण और प्रबंधन के लिए सबसे प्रतिष्ठित मंच है। गहन रिसर्च, दुनिया में हो रही बेस्ट प्रैक्टिसेस और सस्टेनेबल इनोवेशन जैसे विषयों पर इस मंच के जरिए हुई चर्चा ने लोगों को पानी की अहमियत के बारे में समझाया। गंगा की सफाई और उसके कायाकल्प करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट नमामि गंगे ने भी वर्ल्ड वाटर वीक में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। नमामि गंगे के अंतर्गत सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल वेस्ट पर निगरानी, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, एफॉरेस्टेशन, बायोडायवर्सिटी और जन जागरूकता सहित विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित किया गया। इस मंच ने दुनिया भर में इस क्षेत्र में भागीदारों को बेस्ट प्रैक्टिसेस साझा करने का मौका भी दिया। नमस्कार, हम आपके साथ जुड़ रहे हैं यहाँ स्टॉकहोम में सीवी वर्ल्ड वाटर वीक पर। नमामि गंगे का एक बहुत भव्य स्टॉल है। बात यहाँ पर जल जीवन, जल संरक्षण, जल रक्षा की है, मिशन पानी की है, लेकिन सबसे बड़ी बात नमामि गंगे की है। हमारे साथ कुछ बहुत ही वरिष्ठ वाटर कंजर्वेशनिस्ट, पानी में काम करने वाले, जिन्होंने और नमामि गंगे प्रोजेक्ट के साथ भी बहुत मेहनत की है। डीजी राजीव रंजन मिश्रा जी हमारे साथ हैं, मजिंदर सिंह जी मेरे हमारे साथ हैं, श्रीकांत अय्या विश्वनाथ वाटर कंजर्वेशनिस्ट हैं हमारे साथ हैं, और अशोक कुमार जी ऑफ द नेशनल वाटर मिशन विद अस। इन सबसे जानने की कोशिश करेंगे कि गंगा जी के लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि न्यूज़ 18 पर ही हमने गंगोत्री ग्लेशियर तक हमने सफ़र तय किया था, यात्रा की, और देखा कि पिछले कुछ दशकों में कम से कम 19 किलोमीटर पीछे जा चुकी है जो गंगा जी का जो स्रोत है, दैट इज़ गंगोत्री ग्लेशियर। अब वहाँ से लेकर जब तक वो यथा गच्छति सागरम कहा जाता है, तो जब तक वो सागर में जाकर विलीन हो जाती हैं, ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है और इसमें क्या क्या करने की आवश्यकता है? नमामि गंगे एक इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट है। ये पूरी गंगा बेसिन के लिए प्रोजेक्ट है। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि केवल गंगा के स्वच्छ करने का ये अभियान है। ऐसा नहीं है। गंगा स्वच्छ तो करना ही है, साथ साथ गंगा की जितनी उपनदियां हैं, पूरा जो गंगा बेसिन है, वो सारी नदियों के संबंध में उनको संरक्षित करने की योजना है इसमें। और ये एक बहुत ही बड़ा दायित्व है, बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये नदियाँ बड़ी नदियाँ हैं, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। और जो इसके कई आयाम हैं इस मिशन के, एक जो कॉमन भाषा में समझें, जिसका हम हर समय प्रयोग करते हैं कि हम अविरल धारा और निर्मल धारा करना चाहते हैं। सो इसका तात्पर्य ये बनता है कि जो नदी के अंदर जो प्रदूषण है, प्रदूषण को तो दूर करना ही है, साथ साथ जो इसके अंदर प्रवाह होना चाहिए। बिना प्रवाह के कोई नदी नहीं हो सकती। तो उस प्रवाह को फिर से, अगर प्रवाह में कहीं कमी आई है तो उसको बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जाएं, और जो कि इतने आसान नहीं होते हैं उपाय, लेकिन उन उपायों को भी करना ज़रूरी है। तो अगर आप देखेंगे इस मिशन में जो हमारा जो विज़न है जो गंगा को संरक्षित करने का, उसमें अविरल धारा है, निर्मल धारा है, और साथ साथ जो नदी है, नदी में जो इकोलॉजी है, उस इकोलॉजी को स्वस्थ रखना, उसको फिर से वापस लाना। सो इकोलॉजिकल है, साथ साथ जो जियोलॉजी है नदी के उस तरह की चीज़ें भी है, जो माइनिंग्स हैं या जिस तरह की चीज़ों से भी नदी को कोई नुकसान नहीं पहुँचे। और इसलिए एक पूरी ही समीकृत तौर पे एक बेसिन मैनेजमेंट प्लान बनाया गया था, और उस प्लान के कई अंगों को लेकर के नमामि गंगे प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। राजेंद्र जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। गंगा मैया पर जितना आपने काम किया है, जितनी आपने मेहनत की है, मैं ये जानना चाहूँगा कि लोगों की सोच को आप कैसे बदलें कि एक तरफ जिस गंगा मैया में डुबकी लगाते हैं, उसी गंगा मैया को जाकर दूषित भी करते हैं। जब किसी समाज को बदलना हो, जब समाज के मन में ये विश्वास पैदा करना हो कि ये हमारी माँ गंगा की सेहत खराब हो रही है, और यदि माँ गंगा की सेहत खराब होगी तो हमारी भी सेहत खराब होगी, तो ये विश्वास उनके मन में पैदा करने की ज़रूरत है। आज मुझे खुशी है कि यहाँ के हमारे मंत्री जी श्री गजेंद्र शेखावत जी ने, जब मैंने अभी 3 बजे एक मीटिंग थी, उसमें उन्होंने कहा कि देखिए अब हम अविरलता के लिए काम करेंगे। और राजेंद्र भाई, हम जानते हैं कि डाइल्यूशन भी सॉल्यूशन होता है। हाँ। तो जब पानी नहीं होगा तो कैसे होगा, तो मुझे उस बात की खुशी। और अभी आपने राजीव रंजन जी को भी सुना, राजीव रंजन जी की भी अब कम से कम वो लाइन है कि भाई प्रवाह हमें माँ को देना है।
माँ के प्रवाह के बिना, पर्यावरणीय प्रवाह के बिना माँ की सेहत ठीक नहीं रह सकती। तो अब हम शायद उस लाइन पर हैं जिस लाइन के लिए हम लोग लड़ रहे थे पिछले 10-12 सालों से, कि अविरलता के बिना निर्मलता संभव नहीं है। When we talk about river rights, when we talk about अविरलता, flow, अगर इसकी बात करें तो दोनों चीज़ें हमको देखने की ज़रूरत है। एक कि हम अविरलता कैसे करेंगे, और दूसरा उसके लिए फिर आपको सारे स्टेट्स के साथ मिलकर सख्त कानून बनाने की ज़रूरत है और रिस्ट्रिक्शंस लाने की ज़रूरत है। दूसरा ये कि अब ये नदी की जो का फ्लो है, इसको जब तक हम समाज के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, दैट मीन्स यू विल हैव टू क्रिएट रिजर्वॉयर्स, यू विल हैव टू बिल्ड डैम्स, कहीं ना कहीं इसको साथ लेकर चलने की ज़रूरत है। जो काम हमने हाथ में लिया है गंगा का अविरलता रखने के लिए, जो बात चली है, ये बड़ी प्रक्रिया है। इसमें हम सीखेंगे जैसे जैसे हम प्रोजेक्ट्स लगाते जाएंगे ज़मीनी स्तर पर, और जैसे सेक्रेटरी साहब ने भी कहा और मिनिस्टर साहब ने भी कहा था कि ये सीखने वाली प्रक्रिया है। और जब ये सीखने वाली प्रक्रिया में हम चलेंगे तो हर दिशा से हमें क्रिटिसिज्म भी आएगा और सलाह भी आएगा, तो हमें दोनों को साथ लेके जोड़ते जाना चाहिए प्लान के साथ। अब ये अविरलता की बात जो हुई है, ये 1840 से ख़त्म होने लगी है, क्योंकि हम जब अपर यमुना कैनाल बनाए और अपर गंगा कैनाल बनाए, तब से हमने पानी को डाइवर्ट करना शुरू किया और सिंचाई के लिए देना शुरू किया। और उस प्रक्रिया में हमारे शुगर केन का उत्पादन हो या राइस पैडी का उत्पादन हो या वीट का उत्पादन हो, ये इस पर ध्यान देने लगा तब उस ज़माने में। तो अभी हमें सोचना पड़ेगा कि क्रॉप प्रोडक्शन किस स्ट्रैटेजी से अडॉप्ट किया जाए ताकि उसका पानी का जो उपयोग हो वो कम हो। ड्रिप इरिगेशन आएगा, स्प्रिंकलर इरिगेशन आएगा, क्रॉप पैटर्न में चेंजेस आएंगे, बदलाव आएंगे। और हमें ध्यान देना पड़ेगा हमारे फॉरेस्ट कैचमेंट की तरफ, हमें ध्यान देना पड़ेगा हमारे स्प्रिंग्स की तरफ, जहाँ स्प्रिंग से पानी आता है हमारे नदियों में, छोटे छोटे नदियों में, और ग्राउंड वाटर की तरफ या अंतर्जल की तरफ। ग्राउंड वाटर ऑल्सो फीड्स रिवर्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रीट ग्राउंड वाटर वेरी वेल। So as we go along, we will build all these capacities of understanding the river holistically, and definitely the intention is what counts the best. If our intention is correct, and if we are ready to listen to all sorts of advice that will come from everybody who's experienced in it, I'm sure that we will progress well. And we owe it to Mother Ganga to do this justice to her. And that vision, which is already put in place, is something that we should respect and we should take forward. So, मैं राजेंद्र जी आपसे जानना चाहूँगा, अगर कुंभ के मेले में इस बार पहली बार हमने देखा कि 15 करोड़ से ज़्यादा जो भक्त आए थे और उन्होंने गंगा मैया में स्नान किया, फिर भी 80 घाट पे जब पानी था वो निर्मल था, वो शुद्ध था। अब 80 घाट में पानी ऐसे भरकर उसी को सीधा पीकर आप डॉक्टर की तरफ नहीं दौड़े, आपको ये नहीं लगा कि आपका पेट खराब हो जाएगा या कुछ हो जाएगा आपको। ये पहली बार मैंने कम से कम मेरे जीवन काल में ऐसा देखा। अगर हम कुछ समय के लिए भले ही सही इसको कर सकते हैं और गंगा में इतनी ये ला सकते हैं, इसको कैसे, जो निर्मलता की बात है एक, और दूसरा आप ये बताइए 3-4 कदम जो हमें इमीडिएटली करने हैं ताकि अविरलता की ओर हम अग्रसर हो सकें। देखिए, गंगा की अविरलता के लिए जो सबसे पहला काम है, गंगा दूसरी नदियों जैसी नहीं है। गंगा इज ए स्पिरिचुअल, कल्चरल, नेचुरल, नेशनल परिदृश्य वाली नदी है। एक विरासत है, इस राष्ट्र की विरासत है, इस राष्ट्र को जोड़ने वाली है। इसलिए इस नदी का इलाज दूसरी नदियों की तरह नहीं हो सकता। दूसरा, जो समाज है जो खेती करता है, हाँ। अब आपको मालूम है आज की तारीख में कोई बोलने को तैयार नहीं है, माफ़ करना, कोई भी पार्टी का आदमी ये बोलने को तैयार नहीं है कि गंगा को भी अपने पानी पर अधिकार है, गंगा को भी अपने प्रवाह पे अधिकार है। आपको मालूम है 90% पानी तो वहीं से चला जाता है ऊपर, और जिस पूरे एरिया में गन्ने की खेती होती है, गन्ना जो है वो C क्लास वाटर में ग्रो किया जा सकता है। आप हमारी माँ गंगा का A क्लास पानी में जो A श्रेणी का जल है उसमें आप गन्ना पैदा कर रहे हैं, जबकि गन्ना तो आप शहर के गंदे पानी को भी थोड़ा ट्रीट करके हल्का सा और उसमें गन्ना पैदा कर सकते हैं। उसमें कोई पॉल्यूशन का खतरा ही नहीं है। जिस टेम्परेचर पे शुगर बनता है उसमें वो कुछ बचेगा ही नहीं। तो हमें थोड़ा अब ये समझना होगा कि गंगा जी के लिए कुछ सख्त निर्णय लेने की ज़रूरत है, और अब सही वक्त है। अब निर्णय लेने का सबसे अच्छा वक्त है जबकि गंगा जी के लिए अच्छे निर्णय लिए जा सकते हैं। तो जनता को जोड़ने के लिए जनता के मन में ये विश्वास पैदा करना कि ये माँ उनकी है, ये माँ केवल राज की नहीं है, ये जो माँ है ये समाज की भी है, सबकी साझी माँ है। इसलिए साझी माँ की सेहत ठीक रखना साझी जिम्मेदारी है। साझी माँ की सेहत रखने की जिम्मेदारी एक बेटे की नहीं होती है, सबकी होती है। जैसे आपने कहा 43% का भूभाग, 43% ऑफ द इंडियन लैंड मास इज इरिगेटेड और हैज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ द कैंजस रिवर, बट कम से कम 50 से 60% पॉपुलेशन भी है। अब इनकी तो बहुत सारी जीवनचर्या आज
इस तरह से है, सारी फैक्ट्रियाँ हो, टाउन सिस्टम्स हो, सबका पानी जो है वेस्ट जो है सीधा गंगा मैया में ही उड़ेल दिया जाता है। अब इसको आप चेंज कैसे करेंगे? हाउ आर यू गोइंग टू बी, बिकॉज यू हैव टू मेक श्योर, आर यू गोइंग टू थिंक ऑफ अ लॉ वेर यू मेक इट मैंडेटरी दैट यू कैन ओनली put back treated clean water back into the Ganga river? How are you going to do that? And what are we going to do with that waste which remains? It's a Garangutan challenge. I'm not even saying छोटी सी बात है, बहुत बड़ा ये है, कुंभकर्ण से भी बड़ा चैलेंज है। राजीव जी बताइए। देखिए, जहाँ तक लोगों को जोड़ने का प्रश्न है और लोगों का बिहेवियर को बदलने का प्रश्न है, वो बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन ये हो सकता है। हमने कुछ दूसरे स्वच्छ भारत मिशन है, कई जगहों पे देखा है। और जो गंगा निर्मल करने का और अविरल करने का है जो नमामि गंगे प्रोग्राम है, ये पिछले प्रोग्रामों से इस बारे में भी अलग है कि इसमें हमने शुरू से ही लोगों को जोड़ने के लिए कई कार्यक्रम किए हैं। गंगा प्रहरी हैं हमारे साथ, गंगा मित्र हैं, स्कूल के बच्चों को हमने इसमें जोड़ा है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, लोग पूछते हैं गंगा कब साफ़ होगी। ये कब साफ़ होगी का प्रश्न नहीं है, प्रोजेक्ट कब पूरे होंगे हम बता सकते हैं। क्योंकि जैसे हम कोई इसका जवाब नहीं दे सकते कि घर कब साफ़ होगा, हम अपने घर को रोज़ साफ़ करते हैं, साफ़ रखते हैं। तो इसलिए गंगा को भी या किसी भी नदी को साफ़ करना है तो उसको साफ़ करने के साथ साथ साफ़ रखना भी होगा, और साफ़ रखने के लिए ज़रूरी है कि हम उसको गंदा न करें। तो जो हमारी जो नमामि गंगे और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को एक अथॉरिटी का ऑर्डर दिया गया था 2016 में, अंत में दिया गया था, उसमें एक तरह से सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है ऑलरेडी, जिसमें कि ये कहा गया है कि रीयूज किया जाए, पानी को हम वापस नदी में नहीं ले जाएं, क्योंकि व्यवहारिक समस्याएँ हैं, हर जगह आपको रीयूज के लिए पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन हम इसमें पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमने एक मथुरा में एक प्रोजेक्ट लिया, वहाँ पे हमने 20 mld जो पानी है, जो ट्रीटेड वेस्ट वाटर, उसको हमने मथुरा रिफाइनरी को बेच दिया। मतलब वो उसका जो ट्रीटमेंट का प्लांट का पैसा भी वो दे रहे हैं, और हमने उससे टाई अप किया। तो कोशिश हो रही है कि जहाँ हो सके, ज़्यादातर तो मतलब कृषि के क्षेत्र में हम उसको भेजते हैं, और जहाँ हो सके वहाँ उद्योगों में, पावर प्लांट्स में भी उस पानी को दिया जाए, और जहाँ तक हो सके कि ट्रीटेड पानी भी गंगा में न जाए, उसकी कोशिश है। हमारा ऑर्डर भी वही कहता है, किंतु जब तक उस स्टेज में पहुंचने में हमें कई परिवर्तन करने पड़ेंगे और समय लगेगा। सो एक तो प्रश्न है। दूसरा एक और मैं बताना चाहूँगा कि अभी जो सरकार का एक प्रायोरिटी है, जैसे अभी बात हुई कि एग्रीकल्चर में पानी ज़्यादा जाता है। देखिए, हमने इन्वायरमेंटल फ्लो को डिक्लेरेशन पहली बार किया, जो नदी की एक राइट है, अपने पानी पे अगर नदी का राइट नहीं होगा तो कैसे चलेगा। इसलिए हमने पिछले साल एक इन्वायरमेंटल फ्लो का नोटिफिकेशन दिया। एक शुरुआत हुई है, उसके बारे में और भी चर्चा की ज़रूरत है। मैं इस कॉन्फ्रेंस में भी आया हूँ, तो यहाँ पे कई इन्वायरमेंटल फ्लो के जो एक्सपर्ट्स हैं, ग्लोबल एक्सपर्ट्स, उनसे भी चर्चा हुई। हमने उनको आमंत्रित भी किया है दिल्ली में कि उनसे चर्चा करें, क्योंकि केवल गंगा ही नहीं, जो दूसरी उपनदियाँ हैं उसके लिए भी हम इन्वायरमेंटल फ्लो बनाना चाहते हैं। एग्रीकल्चर में पानी कम खर्च हो, जो एक वाटर यूज इफिशियंसी हमारे यहाँ बहुत ही कम है, हम 40% भी नहीं है। तो जब तक हम वहाँ पे पानी इतना खर्च करेंगे तो नदी में पानी वापस बचेगा कैसे? अगर हमारी क्रॉपिंग पैटर्न सही नहीं होगी तो हमारे पास पानी रहेगा कैसे वहाँ पे? तो इन सब पे काम हो रहा है। और जो अभी जल शक्ति अभियान के सब पार्ट भी हैं, तो अब हमें मतलब गंगा नमामि गंगे मिशन को जल शक्ति अभियान के द्वारा और भी ज़्यादा बल मिला है, क्योंकि आज जो जल के संचयन पे, जल के सही प्रयोग पे, जल जो रीयूज पे, इन सबों पे टॉप मोस्ट लेवल से एक पॉलिसी की गाइडलाइंस आ रही है, और लोग भी जुड़ रहे हैं जिस तरह से। सो इससे हमारे नमामि गंगे अभियान को भी बहुत ज़्यादा बल मिलने वाला है। At this point, let me just bring in Martina. What you've been able to achieve in Germany with the Rhine is phenomenal. So I would like you to share some learnings, and how can we take that into the Namami Gange project, and is it possible to do the same with the river Ganga? So I'm working now within a Namami Ganga project under the Indo-German bilateral cooperation since 3 years. Just let me say that for me it's really impressive to see what has developed in these 3 years. Okay. So the NMCG and National Mission for Clean Ganga and in this time has started facing this huge challenge of infrastructure, which was needed from the beginning. That was one of the most urgent things, and this was also one of the things that happened at the Rhine River. Yeah, you build up the infrastructure. What might still sometimes be a challenge is because of the size and because of the many countries and the big basin also, that you have the national level, you have the state level, you have the district level, you have the local community level, and to bring this understanding between, so that the communities understand what is needed from the national level and vice versa, and this enforcement and implementation, yeah,
that was also something that was difficult to achieve in Europe and in Germany. Yeah? So when you look at the Danube basin, that's the most international basin, river basin in the world, where 14 countries have to work together. Yeah? And that's not always easy to bring this. Yeah? And there, under the Indo-German cooperation, now we are developing a training program on river basin management, cycle that can be taken up by institutions, by training institutions in India, where for these different levels to get that understanding about river basin management. Now we have taken a lot of efforts recently for the conservation of water. And as a part of the increasing of water use efficiency, अभी जैसे बता रहा था, 85% of water in India is being used for irrigation. So if we want to conserve the rivers and to conserve water, we have to have an alternative for better usage of water in agriculture. So 85% say the present India's water use efficiency is only 38%. So we are trying to achieve it to up to 58%. इसमें वाटर मिशन के तरफ से 3-4 काम हो रहा है. एक तो we are asking all the states to prepare state specific action plan, जिसमें what is the total water availability in the state, and whether it is precipitation, whether it is groundwater, whether it is river flow, or whatever be the source of it, and what is being budgeted for various agriculture, industrial purpose and drinking water purpose. उसका एक state specific action plan बना रहे हैं. अभी 6 states have already completed. This process is on for all states. This would be one of the major initiative, because then every state will know how much water they have and what they budgeted on it. Second very important is we are now taking up conferences and conventions in all the states. Punjab में इस महीने मंत्री जी जा रहे हैं on using less water for crops. This could be with crop diversion. This could be with better water management like micro irrigation. All these things are being contemplated by the water conservation. So our intention is that as the mandate of the National Water Mission, if we spread the lessons learned from the Ganga Basin Management, which incidentally I am also project director in the Ganga Mission. So what we learn from the best practices by which the Ganga has been conserved and rejuvenated, we can as a part of the National Water Mission spread it across to the state. क्या इस देश में हमको अभी कानून लाने की ज़रूरत है? मैं आपको बताना चाहूँगा, सरकार भी एक कानून के ऊपर विचार कर रही है. जो कानून है उसका इन्फोर्समेंट बहुत ज़रूरी होता है कि किस तरह से. आज भी प्लास्टिक के ऊपर बैन कितने सारे स्टेट्स ने कर रखा है, लेकिन उसकी इन्फोर्समेंट कुछ स्टेट्स में कहीं पे नहीं है. तो वही स्थिति है. कानून के साथ साथ हमें अपने पूरे मैकेनिज्म को बढ़ाना पड़ेगा, इम्प्रूव करना पड़ेगा. और कुछ चीज़ें हमने इसमें क्या की है, बड़ी इनोवेटिव चीज़ हमने गंगा मिशन में क्या किया, जो निर्मल गंगा को लेके हमने कुछ नए प्रयोग किए हैं. जो सीवेज मैनेजमेंट में जो प्रोजेक्ट्स हमने हाइब्रिड एन्युटी पे दिए हैं, 1 सिटी 1 ऑपरेटर किया है कि पूरे शहर के लिए एक ऑपरेटर होगा. तो गवर्नेंस रिफॉर्म शुरू हुआ सीवेज मैनेजमेंट में. हाइब्रिड एन्युटी में फ़ायदा क्या होगा कि हम केवल 40% कंस्ट्रक्शन में पे करेंगे एंड ऑपरेटर विल एट 60% विथ एन्युटी विथ इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट 15 ईयर्स. तो क्या है, एक लॉन्ग टर्म उसकी भागीदारी है, उसकी जिम्मेदारी फिक्स होती है कि 15 साल उसको चलाना है. वो अगर नहीं चलाएगा और हमारे स्टैंडर्ड को मीट नहीं करेगा, उसका अपना 60% पैसा भी रिकवर नहीं होगा. सो एक परफॉर्मेंस बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट हमने लाया है. वो भी एक तरह से सिस्टम में डिसिप्लिन लाने वाली बात है. और जैसा हमने कहा कि लोगों को तो जोड़ने की बात है, कानून भी आएगा, लेकिन इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी नदी है, तो जब तक सब लोग इस बात को खुद नहीं सोचें. और इसमें प्रगति हो रही है. लोग अब देखिए सफाई के बारे में, स्वच्छता के बारे में आप भी कर रहे हैं, जल संचय के बारे में आप भी मिशन पानी लॉन्च कर रहे हैं, तो लोगों को तो इससे फ़र्क पड़ता है. अगर आप गंगा मैया के तट पे रहते हैं तो क्या अपनी बोतल डालकर वहाँ से पानी पी सकते हैं? अगर आप नहीं कर सकते तो आपने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई. बीट एनी एंटरप्रेन्योर, कोई वहाँ का निवासी हो, चाहे वो वहाँ का कारोबारी हो, कोई भी हो, अगर आप ये नहीं किया तो आपने अपनी जो जिम्मेदारी है गंगा मैया के प्रति वो नहीं निभाई है. मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ. यहाँ नमामि गंगे पर, आप पर, गंगा मैया पर और नमामि गंगे पर बात करने में बहुत मज़ा आया. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू.